Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the role of insulin and glucagon in the carbohydrate metabolism. Carbohydrate metabolism में हम लोगों ने डिटेल में सब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बहुत सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ा समझा। हमने कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर उसके फंक्शन को देखा। इसके अलावा we have gone through all the metabolic processes like glycolysis, citric acid cycle, glycogen metabolism and electron transport chain. इसके अलावा हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन को स्टडी किया। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक रिलेटेड विद द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दैट इज द रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि पेनक्रियास से रिलेटेड होते हैं और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मीन्स ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये दो मेन हार्मोन्स होते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का रोल जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। एक्चुअली ये हार्मोन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये फैट या प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड होते हैं, लेकिन उसका रोल हमें अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को हम एक छोटी सी ये स्लाइड के थ्रू हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल ऑफ इंसुलिन and glucagon. Insulin and glucagon are the hormones that regulate the concentration of glucose in the blood. Both are produced by the islets of the Langerhans in the pancreas. Insulin released when the blood glucose level concentration is high. It causes the liver to convert excess glucose to glycogen, hence reducing the blood glucose concentration. Whereas glucagon is released when the blood glucose concentration is low. It causes the liver to break down glycogen to glucose, hence increasing the blood glucose concentration. ठीक है, तो दोनों ही हार्मोन्स जो हैं ये आपके रिलीज होते हैं पैनक्रियास से। इसमें से आपका जो इंसुलिन है वो ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम करने के लिए कम करना उसका फंक्शन होता है, जबकि ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंसुलिन जो है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है उस वक्त रिलीज होता है, सो दैट इट कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। आपका जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, एट दैट टाइम ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड सो दैट इट कैन एलिवेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो दोनों हार्मोन्स जो है एंटागोनिस्ट हैं, एक दूसरे के अपोजिट इन दोनों का फंक्शन है। तो हम इंसुलिन जो है उसको हमेशा ग्लूकोज एलिवेटिंग एंजाइम मानते हैं और ग्लूकागॉन को हम ब्लड ग्लूकोज डिप्लीटिंग एंजाइम के रूप में, हार्मोन के रूप में जानते हैं। इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसी के साथ एक और स्लाइड है जिसमें इमीडिएटली आफ्टर ए हाई कार्बोहाइड्रेट मील ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब into blood, causes rapid secretion of insulin. Insulin causes rapid uptake, storage and use of the glucose by almost all the tissue of the body, but specifically by the muscles, adipose tissues and liver. लिवर जो है इसका मेन फंक्शन ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी पे होता है, लेकिन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज एंड लिवर पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम ब्लड के ग्लूकोज कंसंट्रेशन आफ्टर 2 आवर्स देखते हैं तो फूड जो है ये स्टिमुलस होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ, पेनक्रियास का सिक्रेशन ज़्यादा होता है और इंसुलिन जो होता है इसमें से सिक्रेट आउट होता है, जिससे कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है वो नॉर्मल रेंज में आता है। ये एक आपकी स्लाइड है जिसमें हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के डिफरेंट फेट को स्टडी किया है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। कल जो हम लोगों ने ग्लाइकोजन का एक वीडियो था उसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो कि आपके स्पेसिफिकली किडनी और लिवर सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, अगर सेल में एनर्जी का लेवल कम है तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रन होता है जिसके थ्रू पायरुवेट का सिंथेसिस होता है और एसिटाइल कोएंजाइम का सिंथेसिस होता है। एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स, ट्राइसल्ग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस होता है।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू जो होता है राइबोज 5 फॉस्फेट का सिंथेसिस भी करता है, जिसे हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, इसके अलावा हम इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है ये रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स या जहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का नंबर ज़्यादा होता है वहाँ पे होता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है ये सिट्रिक एसिड साइकिल में रन कर सकता है और एनर्जी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इस तरह से ग्लूकोज का जो फेट है वो डिपेंड करता है कि सेल की रिक्वायरमेंट क्या है, सेल को एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है या ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से बचाना है या मल्टीप्लाइंग जो सेल्स होती हैं उसमें कांस्टेंट एक एनर्जी सप्लाई को प्रोड्यूस करना है। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फेट अलग अलग होता है। तो दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 ऑर्गन्स जो हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। पेंक्रियाज जहाँ से आप इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन होता है, लिवर जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। फैट टिश्यूज जो होते हैं यहाँ पे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, एंड मसल्स में जो होती है आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या हम कहेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। तो ग्लूकेगॉन का जो हार्मोन होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होता है ये लिवर में आपका अपना इफेक्ट दिखाता है और ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो प्रोसेस होती है जिसमें ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, उस प्रोसेस को ग्लूकेगॉन इंड्यूस करता है। इसी के साथ में फैट्स के डिप्लीशन में हेल्प करता है, जिससे कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स का सिंथेसिस होता है, और प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है जब ग्लूकोगॉन का सिक्रेशन होता है। एंड ग्लूकेगॉन के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लो ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज कंसेंट्रेशन हाई होती है इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन जो होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। जैसे आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली, आपका इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और इंसुलिन फटाफट से क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन को मेंटेन करता है, कम करता है। ग्लूकोज जब लिवर में जाता है तो लिवर सेल्स क्या करती हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। इसी के साथ में फैटी एसिड्स जो टिश्यूज होते हैं वहां पे फैट का सिंथेसिस होता है, और मसल टिश्यूज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कंट्रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द लिवर वर्सेस मसल्स और लिवर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अलग अलग तरीके से चलता है। लाइक अगर आप देखेंगे कि मसल्स जो होती हैं वहाँ पे बेसिकली एनर्जी सिंथेसिस से रिलेटेड होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कि लिवर में जो होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मसल्स और ग्लूकोज दोनों में ही आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग चलते हैं। ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, एपिनेफ्रिन ये आपके वर्क करते हैं लिवर में। एपिनेफ्रिन एंड इंसुलिन इनका इफेक्ट आता है आपके मसल्स में, लेकिन मसल्स में जो है ग्लूकेगॉन के कोई रिसेप्टर नहीं होते हैं। इस वजह से ये ग्लूकेगॉन के लिए रिस्पॉन्स को सेंस नहीं करते हैं, उसके लिए किसी भी तरह की कोई स्टिमुलस इनके पास नहीं पहुंचती क्योंकि इनके रिसेप्टर ही नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मसल्स जो होती हैं वो सेल्फिश यूज के लिए जानी जाती है मसल्स, क्योंकि ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो मसल्स उसके लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकती। किसी भी तरह के ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में मसल्स का रोल नहीं होता। लेकिन अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो मसल्स जो होती हैं वो उसके लिए सेंस करती हैं, क्योंकि इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होती हैं इस पर प्रेजेंट होते हैं। मसल्स में जो है ग्लाइकोलिसिस रन करता है, लिवर में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जो हार्मोन होते हैं वो यहाँ पे आपके ग्लूकोज रिसेप्टर्स की हम बात करते हैं। मसल्स जो होती हैं यहाँ पे आपके लिवर में आपके GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे इंक्रीज ग्लूकोज इम्पोर्ट इनटू द मसल्स, स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ मसल हेक्सोकाइनेसेस, एक्टिवेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। एक्चुअली क्या होता है कि इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, GLUT4 जो रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स में, ये आपके इंटरनली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इंटरनलाइज्ड रहते हैं। और जैसे ही आपका इंसुलिन का इफेक्ट आता है, इंसुलिन
जैसे ही आपका इंसुलिन होता है तो ये रिसेप्टर जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो जैसे ही आपका ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ब्लड रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ये अंदर की तरफ इसको इंटरनलाइज करने का काम करते हैं। ग्लूकोज की हम बात करें, ग्लूकोज को इंटरनलाइज करने के काम करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है फिर फर्दर हेक्सोकाइनेसिस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अगर हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस की बात करें तो यूडीपी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, जो कि ग्लाइकोजन सिंथेज है, ठीक है। तो मसल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज जो होता है वो एक्टिवेट होता है, इसी के साथ में हेक्सोकाइनेजेस जो होती हैं ये एक्टिवेट होते हैं। तो जो GLUT4 होते हैं, GLUT4 की स्टोरी थोड़ी सी अलग होती है कि ये जो है ये किस तरह से ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल हाई है तो ये किस तरह से सेंस करते हैं, ठीक है। समरी ऑफ द रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन लिवर, यहाँ पे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को किस तरह से ये अफेक्ट करते हैं। हाई ब्लड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर होता है बॉडी में तो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है। इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक्चुअली एंजाइम लेवल पे रेगुलेशन है, जो कि जिसके लिए आपको इतना ज़्यादा इसमें यूजी लेवल पे इतना समझने का नहीं है। आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं और कौन से हार्मोन्स हैं या कौन से एंजाइम्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस प्रोसेस के लिए। रेगुलेशन लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये आपका एमएससी का पार्ट बनता है जहाँ पे आपको हार्मोनल रेगुलेशंस भी सिखाए जाते हैं। तो आप अभी यहाँ पे इतना समझ सकते हैं कि इंसुलिन का जब लेवल इंक्रीज होता है तो इंसुलिन का क्या फंक्शन है, वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए क्या होता है, फटाफट से ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन लिवर एंड एज वेल एज इन मसल्स। लिवर में जो आपके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मसल्स में जो होते हैं GLUT4 जो होते हैं वो एक्चुअली इंटरनलाइज्ड रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऊपर नहीं होकर के इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही ब्लड में आप कार्बोहाइड्रेट रिच आप डाइट लेते हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, और जैसे ही इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स पे, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस जो ये GLUT4 रिसेप्टर है ये एक्चुअली हमेशा सेल में अंदर की तरफ रहता है, इंटरनलाइज्ड फॉर्म में रहता है, लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही ये रिसेप्टर इंसुलिन जो है रिसेप्टर से बाइंड होता है, रिसेप्टर्स का डाइमराइजेशन होता है, दो रिसेप्टर्स एक दूसरे के डाइमराइज होते हैं और इसके डाइमराइजेशन से एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन होती है वो रन करती है और ब्लड में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, फर्दर आपका मसल्स में अगर है तो एनर्जी सिंथेसिस से रिलेटेड होता है, लिवर की अगर आप बात करते हैं तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मसल्स में और लिवर में थोड़ा सा प्रोसेस अलग चला जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है, मसल्स के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आते हैं और इसका अपटेक करते हैं, ठीक है। लिवर में जब बहुत ज़्यादा जब इंसुलिन हो जाता है या ब्लड का कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उस वक्त इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं इसको इनटेक करते हैं, ठीक है। लिवर में हमेशा ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस से रिलेटेड रहता है। तो जैसे ही इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है, आप क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का सिंथेसिस बढ़ जाता है, जिससे कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है और ग्लाइकोजन को डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं लाइक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इनका ये इनहिबिट हो जाते हैं, इनका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन नहीं होता है। ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, अगर आपने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट कर दिया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की, तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस क्या होगा, इस वक्त जब इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है तो आपके ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके पास में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि एनर्जी डिपेंडेंट होती है, लाइक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की आप बात कर लीजिए, किसी केमिकल बैलेंस की आप बात कर लीजिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की, रिएक्शंस की, अगर हाईली रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है तो डीएनए आरएनए सिंथेसिस, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आपको ग्लाइकोलिसिस को रन करना होता है। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो होता है वो इंक्रीज होता है।
वो सभी एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को रन करने में एक्टिवेट होते हैं, हेल्प करते हैं, उन सब का सिंथेसिस जो होता है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ हेक्सोकाइनेजेस, PFK1, पायरुवेट काइनेजेस, ये सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इससे रिवर्स बात करते हैं, लो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो आपका एंजाइम एक्टिवेट होता है ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन एक्टिवेट होता है, इसी के साथ में साइक्लिक AMP का लेवल इंक्रीज होता है, और आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज चला जाता है। यानी ग्लाइकोलिसिस नहीं रन कर सकता अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है। देखिए, सेल में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन और एनर्जी कंसंट्रेशन दोनों अलग पैरामीटर हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई है दैट मीन्स एनर्जी हाई है, ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ब्लड में आप ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करें। ठीक है, हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करें। अब ब्लड में अगर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना है आपको, तो आप ग्लूकोज को डिग्रेड नहीं कर सकते हो, यानी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रन नहीं करेगा। ठीक है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस प्रोसेस रन नहीं करेगा, वो सारे प्रोसेस रन करेंगे जिससे कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हम बढ़ा सकें। यानी आपको ग्लाइकोलिसिस को रोकना होगा, दूसरा ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इनिशिएट करना होगा, यानी यहाँ पे आपके एंजाइम्स फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेट होंगे। इसी के साथ एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें कि अदर देन द कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स से ग्लूकोज के सिंथेसिस को किया जाता है। तो वो सारे जो स्टेप्स हैं जो ग्लूकोज को अदर देन प्रिकर्सर्स लाइक प्रोटीन भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ फैटी एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं जो कि ग्लूकोज के सिंथेसिस को रन करते हैं, तो वो सारे प्रोसेस होते हैं एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकेगॉन के जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। यहाँ पे हम डिटेल में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को देखते हैं, जिसमें कि हम ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के रोल को स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड आफ्टर अ मील टू बी स्टोर्ड almost immediately in the liver in the form of glycogen between meal, liver, glycogen and glucose। तो liver में glycogen जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है आफ्टर टेकिंग ए कार्बोहाइड्रेट रिच मील। इंसुलिन इनएक्टिवेट हाइपर लिवर फॉस्फोराइलेज। तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकेगॉन के ग्लाइकोजन के डिग्रेडेशन को रोकेगा। ऑलरेडी ग्लूकोज है तो आप ग्लाइकोजन को क्यों डिग्रेड करोगे, तो सिस्टम क्या करता है, उसके जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, जो डिग्रेडिंग एंजाइम है, उनको इनिबिट करता है। एंजाइम दैट कॉज द लिवर ग्लाइकोजन टू स्प्लिट इनटू द ग्लूकोज, दिस प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स। It increases the activity of enzyme glucokinase, which is one of the enzyme that cause the initial phosphorylation of the glucose after it diffuse into the liver cells. Phosphorylated glucose cannot diffuse back through the plasma membrane। तो क्या होता है कि ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, और ग्लूकोकाइनेज क्या करता है, जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर सेल में एंटर करता है, फटाफट से उसका क्या कर दिया जाता है, फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाता है। फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बिकॉज दिस इज आयनिक सब्सटेंस हो गया, तो ये वापस से अपनी सेल को जो है वापस से नहीं क्रॉस कर सकता। इंसुलिन ऑल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंक्लूडिंग ग्लाइकोजन सिंथेज। तो जैसे ही यहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, क्या होगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, तो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट टू फॉर्म द ग्लाइकोजन एंजाइम ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज जो हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। Carbohydrate metabolism immediately after a high carbohydrate meal, the glucose that is absorbed into the blood causes rapid secretion of insulin. The normal resting muscles membrane is only slightly permeable to glucose, except when the muscle fiber is stimulated by the insulin. So during much of the day, muscle tissue depend not on the glucose for its energy but on the fatty acids. तो डे टाइम में जब मसल्स जो होती हैं ये मसल्स जब एक्टिवेट होती हैं, यानी हम कोई भी विग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम अपने डेली रूटीन के भी वर्क कर रहे हैं, तो उस समय ग्लूकोज पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहती, किस पे रहती है, फैटी एसिड्स पे डिपेंडेंट रहती हैं। Moderate or heavy exercising muscles become more permeable to glucose even in the absence of insulin. Normally muscles जो होती हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती हैं, इंसुलिन होता है तभी उसका ट्रांसपोर्टर जो होता है वो इंटरनल इन्वायरमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाता है और ग्लूकोज के अपटेक को इनिशिएट करता है। Few hours after a meal, because the insulin glucose stored as muscle glycogen used during the anaerobic exercise। और जब आप एनारोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, तो मसल ग्लाइकोजन जो है वो यूज में आता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का अगर हम देखें कि ब्रेन सेल्स पे क्या इफेक्ट आता है, तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे डिपेंड कर रही होती हैं,
ठीक है। तो ब्रेन सेल्स उनमें से ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड करती हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी सिर्फ ग्लूकोज पे डिपेंड करती हैं। यानी कि ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल कम है, यानी 20 से अगर 50 mg तक हो जाता है, तो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक शॉक होता है और पेशेंट में भी फेंट और इवन कोमा में जा सकते हैं। इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो आपके नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में अगर इंसुलिन का लेवल नॉर्मल है, ठीक है, वो अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनका उन्होंने लेवल नॉर्मल रखा हुआ है, उस समय अगर वो अपनी इंसुलिन ले लेते हैं या किसी ऐसी मेडिकेशन को ले लेते हैं जो ग्लूकोज के लेवल को कम कर रही है, या फास्टिंग में चले जाते हैं ये लोग, तो उस समय क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एकदम से कम होता है और इस तरह की सिचुएशंस को वो फेस कर सकते हैं। Insulin increase glucose transport into the glucose uses by the most other cells of the body except brain। ठीक है, ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ग्लूकोज को सेंस करता है। यानी हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है तो बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, उनमें से सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो ब्रेन सेल्स पे देखने को मिलता है। हमारी सेल्स जो होती हैं, जो रेस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं, वो प्रोटीन को भी सेंस करती है एज अ फ्यूल, एनर्जी, एज अ फ्यूल ऑफ और फैट को भी सेंस करती हैं, लेकिन ब्रेन सेल्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को सेंस करती हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा जब सीवियर फास्टिंग होती है, बहुत लॉन्ग फास्टिंग होती है, उस समय फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस करते हैं। कीटोन बॉडीज जो होती हैं ये आपके ब्रेन सेल्स जो होती हैं इसको सेंस करती हैं। कीटोन बॉडीज 3 तरह की होती हैं आपके, एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एक और होती है, आई एम नॉट रिकॉलिंग, एसीटोन, यस, एसीटोन, एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। इनमें से एसीटोन जो है ये वॉलेटाइल होता है, अल्कोहलिक स्मेल होती है इसकी, तो जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनके उनके ब्रीदिंग से अल्कोहल जैसी स्मेल आती है। ठीक है, तो अगर आप उस लेवल तक जा चुके हो कि आपकी ब्रीदिंग से अल्कोहल जैसी स्मेल आती है तो हम कीटोन बॉडीज को चेक कराते हैं। कीटोन बॉडीज का लेवल जो होता है नॉर्मली इस तरह के इंडिविजुअल्स में हाई आता है, यानी आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, कीटोन बॉडीज बन चुकी हैं ना, तो ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इट्स जस्ट वो पर्सन है और एक नॉर्मल फील करते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल जो होता है उन लोगों का बहुत कम होता है। अच्छा, जब हम फास्टिंग को रोकते हैं, हम फास्टिंग तोड़ते हैं, तो हम उनको ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज देते हैं ना, उन्हें हम प्रोटीन नहीं पिलाते हैं, उन्हें हम घी नहीं पिलाते हैं, हम उनसे क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, सो दैट ये जो होता है फटाफट से ब्रेन सेल्स को एक नॉर्मल पोजीशन में ला सके, उनको ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है। डाइट जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, जो हम डाइट प्लान करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट का एक नॉर्मल रेशियो, नॉर्मल बैलेंस को हमेशा मेंटेन किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट नहीं लेनी चाहिए, नहीं ले सकते हैं हम, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज़ द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंसुलिन वॉज द फर्स्ट। अब हम इंसुलिन के बारे में देखेंगे थोड़ा, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इंडिविजुअल हार्मोन के बारे में, उनके इफेक्ट के बारे में, और रेगुलेशन कैसे होता है इन हार्मोन्स का और क्या डिजीज हो सकती है। ठीक है, इंसुलिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज बाय बेंटिंग एंड बेस्ट एंड ऑलमोस्ट ओवरनाइट एट द आउटलुक for the severely diabetic patient changed from one of the rapid decline and death to that nearly normal person. Insulin secretion is associated with the energy abundance. When there is a great abundance of energy giving food in the diet, especially excess amount of carbohydrate, insulin is secreted in great quantity. In turn, insulin play an important role in storing the excess energy. In this case, excess carbohydrate, it caused them to store as glycogen mainly in the liver and muscles. Carbohydrate metabolism, glucose is released from the liver between the meal. The decreased glucose concentration caused pancreas to decrease its insulin secretion, stopping further synthesis of glycogen in the liver and preventing further uptake of the glucose by the liver from the blood. The lack of insulin along with the increase of glucagon activates the enzyme phosphorylase, which causes the splitting of glycogen into the glucose phosphatase. तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है जैसे इंसुलिन की कमी होती है। यस, द एंजाइम ग्लूकोज फॉस्फेटेजेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ग्लूकोज फॉस्फेटेजेस क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। All the excess carbohydrate cannot be stored
as glycogen are converted under the stimulus of insulin into the fat and stored in adipose tissues. In case of proteins, insulin has a direct effect in the promoting amino acid uptake by the cells and conversion of these amino acids into the protein. In addition, it inhibits the breakdown of protein that are already in the cells. ये आपका इंसुलिन का प्रोटीन पे क्या इफेक्ट होता है वो आप देखा गया है इसमें. पेनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है. एंडोक्राइन पेनक्रियाज इज ए कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम. एक्सोक्राइन एंडोक्राइन होता है. डाइजेस्टिव जूसेस उसमें कंप्लीट होते हैं. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर क्रूशियल फॉर द नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. इसमें आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जिसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा. बीटा सेल्स जो होती हैं इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं. बीटा सेल्स टोटल सेल्स के 60% होती हैं. अल्फा प्रोटीन्स जो होती हैं ये 25% होती हैं ग्लूकागॉन की. डेल्टा सेल्स जो होती हैं ये 10% होती हैं एंड दे सिक्रेट सोमेटोस्टेटिन. इसके अलावा पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स का भी सिंथेसिस होता है. इसमें एक डिफरेंट टाइप की सेल्स भी होती हैं. पीपी सेल्स उन्हें हम बोलते हैं और उनसे जो है पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है एक्चुअली. ठीक है, डेल्टा सेल से नहीं होता पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड का. Insulin inhibit glucagon secretion, amylin inhibit insulin secretion and somatostatin inhibit the secretion of both insulin and glucagon. तो इसमें आपका somatostatin हार्मोन होते हैं, इन दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखता है. Glucagon is very high concentration, enhance the strength of heart, increase the blood flow in sometimes especially kidney, enhance the bile secretion and inhibit the gastric secretion. रेगुलेशन जो है इंक्रीज्ड ब्लड अमीनो एसिड स्टिमुलेट ग्लूकागॉन सिक्रेशन सेम एज इंसुलिन. एक्सरसाइज स्टिमुलेट ग्लूकागॉन सिक्रेशन. इट प्रिवेंट द डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज. इनिशिएट सर्कुलेटिंग अमीनो एसिड्स. बीटा एंड्रोजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो बीटा सेल्स जो होती हैं एंड्रोजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को स्टिमुलेट करती हैं. इंपॉर्टेंस क्या है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन की? ग्लूकोज इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट नॉर्मली कैन बी यूज्ड बाय द ब्रेन, रेटाइना, जर्मिनल एपिथेलियम्स एंड गोनाड्स. जर्मिनल एपिथेलियम एंड गोनाड्स जो होती हैं ये सिर्फ आपके ग्लूकोज को सेंस करती हैं. इसी तरह से आप देखेंगे जो भी फर्टिलाइजिंग स्पर्म्स होते हैं जो सर्टोली सेल्स में डिप्ड रहते हैं वहाँ पे भी आपका ग्लाइकोजन जो होता है वो मेन एनर्जी सोर्स होता है. आप सेमिनल वेसिकल की बात करते हैं वहाँ पे आप इनको फ्रक्टोज हो सकता है लेकिन यहाँ पे आपके सिर्फ ग्लाइकोजन होता है. इसके अलावा रेटाइना जो सेल्स होती हैं ब्रेन रेटाइनल सेल्स के लिए भी ग्लूकोज होता है और आरबीसी सेल्स जो होती हैं वो भी ब्लड ग्लूकोज पे ही डिपेंड करती हैं क्योंकि आरबीसी में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल या फैटी एसिड सिंथेसिस डिग्रेडेशन से रिलेटेड प्रोसेस नहीं चलते हैं. तो यहाँ पे आप बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की. Most of the glucose formed by the gluconeogenesis during the interdigestive period is used for the metabolism in the brain. तो ब्रेन में अगर ग्लाइकोजन नहीं होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसके थ्रू हम ग्लूकोज को सिंथेसिस कर सकें और एनी हाउ ब्लड ब्रेन के लिए जो थे एनर्जी हम प्रोवाइड करा सकें. Glucose can exert a large amount of osmotic pressure in the ECF and if glucose concentration rise to excessive value, this can use considerable cellular dehydration. An excessively high level of blood glucose concentration cause loss of glucose in the urine, osmotic diuresis, depletion of the body of its fluid and electrolytes. Long-term increase in the blood glucose may cause damage to many tissue, especially to blood vessels, vascular injuries, increased risk of heart attack, stroke, ESRD and blindness. ये सारे रिस्क एसोसिएटेड होता है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल से. इसके बाद में हम देखते हैं डिजीज जो है जो कि ब्लड ग्लूकोज से रिलेटेड है. एवरीवन इज अवेयर अबाउट द डायबिटीज. डायबिटीज वर्ड अपने आप में बहुत ही डेंजरस बहुत डराने वाला वर्ड होता है क्योंकि डायबिटीज बहुत इट नीड्स अ लॉट ऑफ केयर. ठीक है, तो डायबिटीज़ बहुत आसानी से हैंडल नहीं होने वाली डिजीज़ होती है. डायबिटीज़ मेलाइटिस इज अ सिंड्रोम ऑफ इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. क्योंकि आपका सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसमें अफेक्ट नहीं होता है, इसमें टोटल मेटाबॉलिज्म को ये रूल करता है. टोटल एंजाइम्स इसमें अफेक्ट होते हैं. डायबिटीज़ में सिर्फ आप एक ऑर्गन को नहीं कह सकते, मल्टीपल ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें अफेक्ट होते हैं. इंसुलिन सिक्रेशन एंड डिक्रीज सेंसिटिविटी टिश्यू टू इंसुलिन. तो ये दो तरह से हो सकती हैं, या तो आपका इंसुलिन सिंथेसिस नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से या इंसुलिन सिंथेसिस हो रहा है लेकिन उसको सेल्स जो होती हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं. तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है उसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस इज कॉज बाय द लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन. तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि पेनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज में इंसुलिन जो होता है प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है, बीटा सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंसुलिन
का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो रहा है, दिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नली इंसुलिन को इनटेक करते हैं, एक्सटर्नली इंसुलिन लेना पड़ता है आपको, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट टिश्यूज टू द मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन। जो जहाँ पे भी इंसुलिन की रिसेप्टर्स की हमने बात करी, लिवर्स में, मसल्स में, इंसुलिन के रिसेप्टर जो होते हैं एक्चुअली इंसुलिन के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनका भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं लिवर में या मसल्स में, उनमें कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो इसको इनटेक नहीं कर पाते हैं। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, सेल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज फॉल्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फैट एंड प्रोटीन इंक्रीजेज। Type 1 diabetes injury to the beta cells of the pancreas of diabetes that impair insulin production can lead to type 1 diabetes. Viral infection, autoimmune disorders may be involved in the destruction of the beta cells in many patients with type 1 diabetes. Heredity also plays major role in hereditary tendency for the beta cells degeneration even without the viral infection or autoimmune disorders. Juvenile diabetes mellitus develop very abruptly over a period of few days or weeks. जो छोटे बच्चे होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट मीन्स वहाँ पे पेनक्रियाज अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो आप इंसुलिन जो होता है वो सिंथेसिस नहीं होता, और लाइफ लॉन्ग इस तरह के बच्चों को इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना होता है। The shift of carbohydrate to fat metabolism in diabetes increase the release of keto acid. Keto acids metabolic acidosis create होती है जिसकी वजह से डायबिटिक कोमा। कीटो एसिड्स का अगर सिंथेसिस हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लग जाता है, ब्लड में एसिडोसिस लाइक हो जाती है जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, और इसको हम कहते हैं डायबिटिक कोमा। रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग किडनी कॉम्पनसेशन, तो इसके लिए आपको इसमें जो है किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड होता है। किडनी में भी हमने देखा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। डिप्लीशन ऑफ प्रोटीन, रैपिड वेट लॉस ऑफ एंड एस्थेनिया, लैक ऑफ एनर्जी डिस्पाइट ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, पॉलीफेगिया हो जाती है, सीवियर वेस्टिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड डेथ, ठीक है। तो बॉडी लेकिन उस ग्लूकोज को एनर्जी की तरह यूज़ नहीं कर पा रही, ब्रेन उस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका इंसुलिन प्रॉपर नहीं है या उसके रिसेप्टर्स प्रॉपर नहीं है। डेफिशिएंट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन द सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमिक वेंट्रोमेडिकल न्यूक्लियाई इज प्रोबेबली द मेजर कॉज ऑफ हाइपरफेगिया। टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, एब्डोमिनल फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फास्टिंग, हाइपरग्लाइसीमिया, बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाती है, लिपिड एबनॉर्मलिटीज सच एज इंक्रीज्ड ब्लड ट्राइग्लिसराइड एंड डिक्रीज्ड ब्लड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ब्लड एचडीएल जो होता है उसका टेंशन बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ एडिपोज टिश्यूज इन द एब्डोमिनल कैविटी अराउंड द विसरल ऑर्गन, विसरल फैट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इंजरी टू वेरियस ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होती है, मल्टीपल ऑर्गन्स पे अफेक्ट आता है। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है बॉडी में, इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा। पूरी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री में, जो भी आपकी मेटाबॉलिज्म है, आप यूजी पीजी और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली इन्हें पूछा जाता है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी से आपके क्लियर होने चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है, ग्लूकोज को डिग्रेड किया जाता है। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेल, और जो भी उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उस पर डिपेंड करता है। सो थैंक यू।